Hello and welcome, dear students. So I welcome you all to this part 4 of the geometry LOD सीरीज जो हम अरुण शर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे वो LOD 1 के क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 के कर रहे होंगे। ऑब्वियसली थंबनेल देख के समझ गए कि ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, अरुण शर्मा की बुक की बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिव एप्टीट्यूड कैट के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो आप में से जो लोग ऑलरेडी बाकी के पार्ट्स देख चुके होंगे फाइन है, नहीं देख चुके होंगे तो मैं बता देता हूँ कि 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। एंड पहली पार्ट में हमने डिस्कस क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक। डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है कि कौन से पार्ट में किस नंबर से लेकर के किस नंबर तक का है। एंड दूसरे में हमने डिस्कशन किया है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक। जो थर्ड पार्ट हमारा है उसमें हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 64 तक। तो ये 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ये 4th अपलोड हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट अपलोड हो गया है, आप देख रहे हो। तो टोटल पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एंड देन फिर पार्ट 2 पे भी वीडियोस आएगी। अच्छा, ये जो है वो अरुण शर्मा के कौन से एडिशंस की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अरुण शर्मा के 8th एडिशंस की बात कर रहे हैं। वैसे नंबर जो क्वेश्चंस है उनकी नंबरिंग में भी अलग अलग है, बट मोर और लेस क्वेश्चन सेम है आपके पास। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 65 है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इन द गिवन फिगर वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए यूनिट। ध्यान से सर्कल को और इस पूरे ट्रायंगल को आप देखिए, तो आपके सामने आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास सी स्क्वायर की हर जगह पे वैल्यू पूछ रहा है, और वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे कुछ वैल्यू आने वाला है, राइट। अब तो आप ध्यान से आप ये देखिए, थीटा कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है और सी कहाँ है। तो अब मैं ध्यान से अगर देखूं तो एक थीटा आप देखेंगे कि यहाँ पे सी पे मिल रहा है आपको। दिस इज व्हाट ए, दिस इज सी एंड दिस। अब एज बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये रेडियस है, तो मुझे पता है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, पॉइंट भी मेरा सेंटर हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है और इसकी जो आंसर है, ठीक है, उसमें कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है रेडियस की बात कर रहा है वो ना करके भी। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे क्या है, सी है, सी के सामने ये एंगल क्या दिया हुआ है आपके पास, थीटा। एंड सी के सामने वाली जो साइड है, आप ध्यान से देखिएगा कि सी के सामने जो साइड है दैट बिकम्स सी, स्मॉल सी। तो वो मैं स्मॉल सी लिख देता हूँ। यहाँ हमारे पास क्या है, बी सी ए है, मैंने अगर यहाँ पे रख दिया बी, तो ये आपके पास बन गया क्या, ए, दिस इज ए, एंड ये साइड मेरी बन गई क्या, बी। ये गिवन है बी के सामने वाला बी। अब अगर स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर क्या मार्क कर सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा जो होता है यहाँ से, एज पर दी थ्योरम, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड है उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को, स्क्वायर का सम कर दीजिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड जो थीटा के सामने वाला है उसको माइनस कर दिए, दैट इज सी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ, अगेन थीटा के सामने वाले साइड को छोड़ करके बाकी दोनों साइड्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो इससे अगर आपको सी स्क्वायर निकालना है तो आप ध्यान से देखिए कि सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये 2ab इसमें मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को आप उधर लेकर के चले जाइए, और 2ab के साथ जो ये मल्टीप्लाई है उसको इधर लेके आ जाइए, तो आपको मिलेगा -2ab एंड कॉस ऑफ थीटा। तो ना ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर आपको सपोज ये थ्योरम जो है वो पता है इन दैट केस, राइट। तो ये थ्योरम पता है तो मेरे पास कहाँ आ गया, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है। एंड ये स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते के साथ मार्क करने वाला आंसर है क्योंकि थ्योरम बेस्ड है। बट मैं यहाँ पे आपके पास प्रूफ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझ के चलिएगा कि मैं जो प्रूफ यहाँ पे आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ वो प्रूफ क्या है, हाउ टू प्रूफ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक, आपने फॉर्मूला देखा भी होगा, कई जगह पे पढ़ा भी होगा अगर इससे रिलेटेड, तो जो आपने पढ़ा होगा वो ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा जो अभी मैं यहाँ पे आपके लिए बताने वाला हूँ। कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट्स से मैंने ये साइड ले लिया अगर ए, ये साइड लिया मैंने बी, ये साइड लिया मैंने सी। याद रखने के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं कि जो मेरा वर्टिसेस ए है उसके सामने वाले साइड्स का लेंथ मैं ए ले लेता हूँ, स्मॉल ए। वर्टिसेस बी के सामने वाले साइड्स का मैं बी ले लिया, वर्टिसेस सी के सामने वाले का मैंने क्या किया, स्मॉल सी।
अब ध्यान से समझिए, अगर मैं कॉस ऑफ ए निकालना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि परपेंडिकुलर, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे सी से मान के चलिए कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक परपेंडिकुलर ऐसे आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, और जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पे आप ये पॉइंट जो बन गया वो डी बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो साइड ए डी है, आई मीन ए बी है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो होल पार्ट की वैल्यू मुझे पता है क्या है, सी, लेकिन एक पार्ट की वैल्यू मुझे नहीं पता चल रही, क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे पास कोई एक पार्ट पता नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं आपको बोलता हूँ कि एज्यूम कर लीजिए कि ये पार्ट आपका कितना है, एक्स। जैसे ये पार्ट को आप एक्स एज्यूम करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस बिकम सी माइनस एक्स। ना अब यहाँ शुरू होता है कि मुझे कॉस ऑफ ए निकालना था, तो अब ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, कौन सा, ए सी डी। और उसमें मैं आपको कॉस ऑफ ए पूछूं तो कॉस ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो कभी भी आप कॉस ऑफ थीटा अगर निकालते हो तो आप क्या बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखिएगा तो बेस आपको मिलेगा एक्स और हाइपोटेनियस आपको मिलेगा क्या, ए सी विच इज बी। तो बेस विच इज एक्स बाय हाइपोटेनियस, दैट बिकम्स व्हाट, बी। तो ये मेरा कॉस ए इज इक्वल्स टू एक्स बाय बी। अब ध्यान से आप यहाँ पे जब भी किसी फॉर्मूले को देखें, थ्योरम उसको प्रूव करने की कोशिश करें, तो उसमें देखिए क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है और वो कैसे कैसे आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो चलिए कॉस ऑफ ए है, एक्स है, बी है, बट मुझे स्क्वायर वाला टर्म भी मिल रहा है, वो स्क्वायर कैसे मिल सकता है, तो स्क्वायर का टर्म हमको लेकर के आना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि तीन आपके पास साइड्स थे, आप बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। अब वो दोनों ही ट्रायंगल से आपको क्या मिल रहा है, राइट एंगल। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ट्रायंगल ए सी डी में ही मैं सी डी स्क्वायर निकालना चाहूँ, ए सी डी में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सी डी स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी डी का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब मैं बोलूंगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, तो माइनस मैं बोलूंगा ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ए सी का स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितनी है, बी गिवन है, तो बी स्क्वायर। एंड ए डी जो है वो हमने एक्स एज्यूम कर रखा है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स। अब ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरा आपके पास ट्रायंगल बना था, दैट इज बी सी डी, उसमें भी सी डी है आपके पास, और वहां पे भी आप सी डी का जब स्क्वायर निकालेंगे तो अगेन हाइपोटेनियस, मतलब आप बी सी का स्क्वायर लेंगे, और उसमें से आप माइनस क्या कर रहे होंगे, बी डी का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर तो आपको पता है कितना, ए, तो ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी डी आपका ऑलरेडी पता है क्या है, सी माइनस एक्स, तो ये मैं बोलूंगा सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, तो आपने जो ये यहाँ पे, अगर मैं इसको इक्वेशन का नाम दे दूं और बोलूं कि ये मेरी पहली इक्वेशंस थी, और इसको मैं इक्वेशंस का नाम दे दूं और इसको मैं बोलूं कि ये दूसरी इक्वेशंस थी, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों आपको क्या दिखाई देंगे कि ये दोनों इक्वल है। तो ना इन दोनों की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वो भी इक्वल होगी। दैट मीन्स व्हाट, पहले वाले का बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ जानी चाहिए किसके, तो दूसरे वाले के राइट हैंड साइड के, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल कॉन्सेप्ट अब क्या है कि इसको ब्रेक करने का, सी माइनस एक्स के होल स्क्वायर को, दिस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसको हम लिखेंगे तो ये मेरा ए स्क्वायर ही रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर में ये सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर में ये माइनस टू टाइम्स ऑफ सी इंटू एक्स होगा, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ सी इंटू एक्स। ठीक है, अब मेरा एक्स स्क्वायर यहाँ भी माइनस में था, यहाँ भी माइनस में था, कट गया। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ना आपके पास एक्स ही ऐसा एक वेरिएबल है जिसको आप एज्यूम किए थे, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसको रिप्लेस करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं एक तरफ। तो मैं इसको बी स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इधर आपके पास क्या बचा है, टू इंटू सी इंटू एक्स। नाउ एक्स को आप कहाँ से लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपने यहाँ पे
कॉस ए लिखा था x बाई बी और x की वैल्यू b इंटू कॉस ऑफ ए होगा। तो मैं एक लाइन यहाँ पे और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लिखें, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, आप सी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी और कॉस ए आ जाएगा यहाँ। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज कॉस ऑफ ए, व्हाट इज कॉस ऑफ ए, तो आप ऑब्वियस है कि आप बोलेंगे ना कि बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने क्या किया कि कॉस ए जब ले रहे थे ये एंगल, तो उसके सामने वाला जो साइड ए आ रहा था वो देखिए न्यूमरेटर में माइनस में है, ए स्क्वायर है, एंड बाकी के दोनों साइड बी और सी वो क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मेरा 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ अदर 2 साइड्स जो ए के साथ। ठीक यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से यही चीज क्या मिलेगा कि मैं कॉस ऑफ थीटा बोल सकता हूं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड ये सी स्क्वायर थीटा के सामने है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एंड डिवाइड में क्या होगा, इसको छोड़ के 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस। दैट मीन्स व्हाट, ये वाली फॉर्मूले आपके पास आ गई है। अब इसके लिए ए रेडियस है, ये गिवन होने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, हम ऐसे ही निकालते हैं। एंड जब ये आपको पता चल गया तो आपने ये निकाल दिया एंड आपके आंसर एक लाइन में आपने मार्क कर दिया कि नहीं भाई मेरे आंसर यही है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है। बोल रहा है इन अ सर्कल द हाइट ऑफ एन आर्क इज 21 सेंटीमीटर। नो आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है, तो आप सर्कल का जो सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, तो कहीं से भी बीच का कोई भी एक पार्ट अगर आप ऐसे उठा ले तो उसको हम आर्क बोलेंगे। ठीक है, चलिए, एंड डायमीटर इज 84। नाउ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, इससे अपने को समझ में आता है कि रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज 42 सेंटीमीटर। बोल रहा फाइंड द कॉर्ड, कॉर्ड निकालने के लिए बोल रहा है किसका, हाफ ऑफ द आर्क, मतलब यहाँ जो आर्क की बात किया है उसके आधे आर्क का कॉर्ड। तो सबसे पहले तो मैं मान के चलता हूँ कि मान के चलिए ये मेरा सेंटर पॉइंट है और ये मेरा आर्क है। ठीक है, आर्क का नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया आर्क बी और यहाँ पे मैंने बोला सी और ये मेरी पॉइंट दी हुई है ओ। ठीक है, तो आर्क बी सी है। अब ये आर्क बी सी की हाइट दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो हाइट का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपको दे रखी है कितनी है, 21। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि आपने ऑलरेडी पता कर रखा है क्या कि रेडियस 42 है। अगर सेंटर से यहाँ का लेंथ 21 है तो उसके आगे की लेंथ कितनी होगी, 42 में से माइनस करके दैट इज अगेन 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं ये फिगर को और अच्छे से और थोड़ा बड़ा में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में और आसानी। ठीक है, तो फिगर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग जिससे समझना आसान हो जाए। दिस इज द सेंटर और यहाँ से इसको ऐसे ले लेते हैं, तो ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और यहाँ से इस पे क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 21 और ये हमेशा क्या होता है एग्जैक्टली ये इन बिटवीन ही होता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये आधा आधा कर रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे अगर मैं इसको डी नाम दे दूं तो परपेंडिकुलर जहाँ पे है वो बी सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। खैर उसकी बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इससे इसको कनेक्ट कर दूँ तो आई एम श्योर आप क्या बोलेंगे, सर दिस इज रेडियस, तो ये मेरा 42। अब ध्यान से समझिएगा कि इतना गिवन था, सवाल आपसे क्या पूछा है, तो बोला कि ये जो मेरा आर्क है बीसी, बीसी का आधा आर्क, तो बीसी का हाफ आर्क का मतलब क्या है कि ये मेरे पास हो गया। ध्यान से समझिएगा, तो ये जो पॉइंट मेरे पास डी है, तो मेरा जो आर्क बीडी हो गया जो कि बीसी का हाफ हो गया, इसके कॉर्ड के लेंथ की बात की है, मतलब यहां से लेकर के
ये मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, निकालना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको निकालना होगा तो अगर मैं इसको आगे यहाँ से लेकर के, ये स्ट्रेट अवे आ जाएगा और एकदम बीच में यहाँ पे आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो मैं अगर इसको ऐसे यहाँ पे कर दूं तो ये मेरा पॉइंट O था, तो ये OD मेरे पास क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, 42 सेंटीमीटर। नाउ द पॉइंट हियर इज कि मुझे ये कॉर्ड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, ये हम कैसे निकाल रहे हैं। तो अभी जैसे हमने बात किया था कि ये मेरे पास कितना आने वाला है, 21 आएगा। ये मेरे पास कितना आएगा, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर से भी मैं निकाल सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और दूसरा चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप एंगल के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। कैसे एंगल के बेसिस पे निकाल सकते हैं, तो अब ध्यान से समझिएगा कि इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, क्या मैं ये एंगल यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ये एंगल में निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा ये एंगल में यहाँ पे, तो ये एंगल निकालने के लिए ये जो मेरे पास हाइट गिवन है ना, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट, ये अगर मेरे पास 42 गिवन है, ये 21 गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ का एंगल, ये एंगल निकाल सकता हूँ आराम से। अगर मैं इस एंगल को बोलता हूँ थीटा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और मैं बोलना निकालना चाह रहा हूँ, किसको निकालना चाह रहा हूँ, ये ध्यान से समझिएगा कि ये मेरा अगर थीटा है तो बेस मेरा क्या बन जाएगा, ये पॉइंट मेरे पास बेस बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे ए नाम दे दे रहा हूँ अंदर से। तो ओ ए मेरा क्या बन जाएगा, बेस, और बी ए मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। मुझे एंगल निकालना है बट मुझे बी ए की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो पता है वो बेस पता है और ये हाइपोटेनियस पता है, तो मैं बेस और हाइपोटेनियस ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉस थीटा, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस वही रिजल्ट देता है। बेस विच इज ओ ए एंड हाइपोटेनियस विच इज ओ बी। अब मेरा ओ ए यहाँ पे गिवन है कितना, 21, और ओ बी मेरे पास गिवन है कितना, 42, जिसकी वैल्यू होती है हाफ। अगर आपको कॉस का कौन सा एंगल का वैल्यू हाफ होता है ये पता है, तो इजी वे में काम बन गया आपका, दिस इज कॉस 60 डिग्री। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। जैसे ही आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लिए 60 डिग्री, अब ध्यान से एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बन के आ रहा है ना, मेरे पास कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, जिसमें यहाँ पे मेरे पास O है, यहाँ पे मेरे पास B है और यहाँ पे मेरे पास D आ रहा है। मुझे BD की लेंथ निकालनी है बट मुझे OB पता है 42, मुझे OD भी पता है 42। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स अगर आपको सेम दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके सामने के एंगल्स भी सेम। तो OD के सामने का एंगल दैट इज एंगल B एंड OB के सामने का एंगल ये दोनों एंगल सेम। एंड मैं एंगल O की बात करूं जो कि थीटा है, वो ऑलरेडी मैं 60 निकाल चुका हूं। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपने निकाला कितना, 60 डिग्री, और ये बचे दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल B और एंगल D, इन दोनों का इंडिविजुअल एंगल वैल्यू कितना आएगा, 60। अब जैसे ही ये 60 आपको दिखा तो आपको दिखा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना मेरा OB का लेंथ है और जो मेरा OD का लेंथ है, सेम लेंथ किसका आ जाएगा, BD का भी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 42। आ रही बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है हमारे पास कि फाइंड द कॉर्ड ऑफ हाफ ऑफ द आर्क, तो आई विल से माय आंसर वुड बी हियर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्स 234 मीटर में है, एंड द हाइपोटेन्यूज मेजर्स 97 सेंटीमीटर, देन द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर मेजर्ड एज। तीन साइड में से एक साइड दिया हुआ और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ऐसे में बना लेता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आसान होता है।
आपको कई बार ट्रिपलेट्स याद होते हैं तो वो भी हेल्प करते हैं, मैं पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ए बी सी, चलिए हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ इसको 97, और इसको मैं बोलता हूँ x, इसको बोलता हूँ y। तो जो सवाल में पेरीमीटर गिवन है वो बोलता है कि x प्लस वाई प्लस 97 इज इक्वल टू 237। 97 को उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 100 कितनी बन जाएगी, क्या मैं बोल सकता हूँ 140 बन जाएगी, सॉरी माय फॉल्ट गाइस, यहाँ पे ये 234 गिवन है, ठीक है, तो दिस बिकम्स 234, तो 140 नहीं 137 आ जाएगी। तो मुझे ऑप्शन अगर मैं देखूं तो तीनों ही ऑप्शन आपको 131 दिखाई दे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एज बिकॉज आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, तो इसका मतलब विदर एक्स हो एंड आई, इन दोनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 97, अदरवाइज हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ से देखना ना कि अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो तो तुम्हारे लिए सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट, दिस कैन नॉट बी द आंसर। और अगर ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए एक इक्वेशन यहां से बन के आएगी कि दोनों साइड का सम मेरे पास 137 दिया हुआ है, और एज बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूसरी इक्वेशन तुम्हें यहां से ये मिलेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 97 स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 97 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 9409, दिस इज द स्क्वायर। ना ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर आंसर्स निकालते रहो, विच विल बी क्वाइट टाइम टेकिंग। यहां से देखा तो ए आंसर हो नहीं सकता, मेरे पास दो ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा होगा, वो मैं चेक कर लूँ। तो मुझे पता है कि दोनों जगह पे सम 137 दिया, तो पहली कंडीशन तो दोनों जगह सेटिस्फाइड है, मुझे देखना है कि कौन है जो इन दोनों का स्क्वायर करके 79409 दे दे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऑप्शन बी चेक करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑप्शन बी, अब एज बिकॉज नन ऑफ दीज है तो इसलिए मेरे को सी भी चेक करना ही पड़ेगा अगर बी नहीं होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या कि सपोज यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 72 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर ना, तो 72 का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो चलो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, दिस इज 4904, 7 2 जा 14, 2 जा इज हाउ मच 20, ओह माय फॉल्ट गाइस, तो दिस बिकम्स 28, राइट, और इसको ऐड कर दोगे तो ये तुम्हें 5184 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो 72 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 5184, एंड नाउ इसका तो बहुत आसान है, 6 7 जा 42 एंड देन 25, सम करके देखिए 4 + 9 8 + 2 इज 10, तो मतलब इधर तो मेरे को 09 मैच कर गया, एंड 51 प्लस आई मीन 1 + 2 इज 3 + 1 4 और 5 + 4 9, कितना एग्जैक्ट मेरे पास देखो 9409 मैच कर गया। तो ये मैच कर गया गाइस, जैसे ही मैच कर गया आगे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आई कैन से द आंसर मस्ट बी 72 एंड 60, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वाड्रेटिक में मत जाइएगा, ऑप्शन है आपके पास तो नहीं है, और ऐसे बड़े बड़े नंबर हैं तो फिर मैं बोलता हूँ लेटर ऑन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चले अगले सवाल पे, चलिए अब यहाँ पे आपको ना ट्रिपलेट जो होगा वो हेल्प करेगा, जैसा मैंने बोला मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप आराम से उस चीज को बार बार रिवाइज कर करके ट्रिपलेट्स याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ बोल रहा है 25 फीट लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल विद इट्स बेस 7 फीट फ्रॉम द वॉल, मतलब जो लैडर का बेस है वो वॉल से 7 फीट के डिस्टेंस पे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे पास है, ठीक है, लैडर, ये मेरा वॉल है स्ट्रेट, ये मेरा फर्श है, और ये बोल रहा है कि 7 फीट के डिस्टेंस पे है
और ये ऐसे लीन है वॉल पे, और वॉल जो है, लैडर जो है हमारे पास गिवन है 25। नाउ अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आपका बन जाता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मस्ट बी ए बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो इसकी वैल्यू आपको 24 मिलेगी। 3 ट्रिपलेट में बताया था, वापस बोल रहा हूँ, 3 4 5, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। फिर एक मैंने बताया था 5 12 एंड 13, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। एक मैंने बताया था 7 24 एंड 25, जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज किए। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एंड इनके साथ आप कुछ भी कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे मैं मान के चलो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो व्हाट आई कैन से कि 5 3 इज 15, 5 4 इज 20, 5 5 इज 25। मतलब एक नंबर 25 है तो या तो वो 7 24 हो सकता है, 15 20 भी हो सकता है, या यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा मिल जाएगा। तो ऐसे n नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हैं, बट बेसिक 3 हैं जो मैं बोलता हूँ याद रखो, और इतना ध्यान में रखो कि इनके मल्टीपल्स भी पॉसिबल है। अब जैसे आगे के सवाल पे आते हैं, बोले द बेस ऑफ द लैडर इज ड्रॉन आउट सो दैट, मतलब लैडर को आउट कर रहा है, इधर कर रहा है, ठीक है। तो लैडर को अगर उधर कर रहा है तो उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या काम हो रहा है, सो दैट द टॉप कम्स डाउन बाय हाफ द डिस्टेंस दैट द बेस इज ड्रॉन आउट। तो बेस कितना ड्रॉन आउट हो रहा है, मान के चलो मैं बोलता हूं कि ये बेस जो है वो ड्रॉन आउट हो रहा है, दैट इज एक्स, एंड दिस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं, लेट्स से दिस पॉइंट बिकम्स डी। तो जो टॉप है उससे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आधा इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ गया, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज ई। तो इधर वाला पॉइंट मेरे पास अगर x था तो ये मेरा हो गया x/2। अब ये लैडर कुछ ऐसा आपके पास आ गया, बट जो डी होगा, डी वो तो लैडर का लेंथ है ना, दैट इज स्टिल व्हाट, 25। अब जो मेरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको बताया ये क्या हो गया, तो अब मेरे पास जो यहाँ ट्रिपलेट बन के आ रही है ना, वो क्या आ रही है कि एक मेरा हो रहा है 7 + x, ठीक है, एक साइड, दूसरी साइड हो रही है मेरी 24 है, उसमें से माइनस क्या हो रहा है, x/2 घट गया है, एंड तीसरा जो है वो 25 फीट फिक्स है ये। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये ट्रिपलेट अगर याद है तो, नहीं याद है तो आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा x निकालने के लिए। याद है तो आपको जैसे बताया, तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि 25 एक है तो अदर टू मस्ट बी 20 एंड 70। तो अगर ये 25 है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 24 है, 24 में मैं क्या माइनस करूं कि वो 20 आ जाए, तो आई कैन से कि इसको लाने के लिए मुझे 24 में क्या माइनस करना पड़ेगा, 4। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे 4 माइनस हुआ तो इसका मतलब है x की वैल्यू 8 होगी, अगर 8 होगी तो ये 15 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि क्या ये वाकई में 7 + 8 आपको 15 मिल रहा है। तो अगर x की वैल्यू 8 होगी तो ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, मैच कर। तो यहाँ से मैं सॉल्व जब करूंगा तो तरीका ये रहेगा, मैं लिखूंगा बट इस तरीके से नहीं जाऊंगा, 7 + x का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट इज x इज इक्वल्स टू 8 फीट, ठीक है, ये मेरे आंसर होगा। बट क्वेश्चन में आपसे ये ऐसे नहीं पूछा है, पूछा है कि दिस डिस्टेंस इज इन द रेंज। तो 8 मेरा क्या है, 2 से 7 के बीच में नहीं आता, 5 से 8 के भी बीच में नहीं आता है, 8 है और यहाँ पे 5 से 8 के बीच की बात कर रहा है, नहीं बोलेंगे। 9 से 10 में 8 को छोड़ दिया तो बचा मेरे पास क्या। अब ऐसे ही ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं और उनको लगता है अरे यार नन ऑफ दिस तो कहीं गलत तो नहीं है, तो लगता है शायद 5 से 8 ही होगा, बट भाई मेरे 5 से 8 ऐसे लिखने का मतलब है कि 5 और 8 दोनों एक्सक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो देखा ट्रिपलेट याद है तो कितना सवाल आसान हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है इन क्या क्या आइसलैंड देयर इज अ सर्कुलर पार्क, देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ एंट्री इनटू द पार्क,
इनके नाम गिवन है पी क्यू आर एस, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वो एंट्री है ये पी, दिस क्यू, दिस आर एंड दिस एस। आगे बोल रहा है मेरे पास द किंग ऑफ द आइसलैंड, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर होनोलुलु got three paths constructed which connected the points PQ, RS and PS। ऐसे दिया हुआ है कि PQ को, RS को एंड PS को ऐसे उन्होंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बट Q और R कनेक्टेड नहीं बोला। द लेंथ ऑफ द पाथ PQ is 10, PQ की लेंथ गिवन है, एंड द लेंथ ऑफ द RS is given what 7। latter the municipal corporation extended the path PQ and RS पास्ट क्यू एंड आर, मतलब पी क्यू आर एस को क्यू और आर से आगे बढ़ाते हुए उनको मिला दिया एक पॉइंट पे टी ऑन द मेन रोड दैट इज आउटसाइड द पार्क। यहाँ द पाथ फ्रॉम क्यू टू टी मेजर्स 8, क्यू और टी दिया हुआ है 8 है, एंड इट वाज फाउंड दैट द पीटीएस एंगल पीटीएस इज 60 डिग्री, वो भी नोन है। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स इनक्लोज्ड बाय द पाथ्स पीटी, टीएस एंड पीटी, टीएस और पीएस से एरिया क्या है वो पूछा है, ध्यान से देखिएगा। पीटी क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ, पाथ क्या लेना है, पीटी लेना है, मतलब मैं बोल सकता हूं ऐसे लेना है मुझे, ये पी टी, टी से एस लेना है, और टीएस के बाद फिर मुझे क्या लेना है, ये पीएस लेना। बट इससे पहले कि मैं इसका एरिया निकाल सकूं मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल में सारे साइड्स पता होने चाहिए। तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे ये जो टी आर दिख रहा है मुझे ये पता होना चाहिए ना, ठीक है, ये टी आर मुझे पता होना चाहिए, देन ओनली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे टी आर फाइंड आउट करना है। अगर ये सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद होगा तो उसमें क्या बोलता है कि सेकंड जो सर्कल से बाहर का पार्ट है दैट इज टी क्यू इनटू पूरा सेकंड दैट इज पीटी, इनका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। अगर वो सेकंड सेम पॉइंट से जा रहा हो, जैसे पॉइंट नंबर टी इज कॉमन, तो वहां से टी एस भी सेकंड है, जहां पे टी आर की वैल्यू मुझे तो नहीं पता, बाहर वाली वैल्यू, ठीक है, और टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा टी एस या एस टी। तो जो टी आर नहीं पता उसको रख लो एक्स। तो तुम देखो टी क्यूब तुमको ऑलरेडी पता है कितना 8, और पी टी कितना हो जाएगा, तो ये 10 और ये 8 ऐड करके हो गया 80। यहां मेरे पास टी आर तो नहीं पता तो मैं लिखूंगा x एंड देन 7 प्लस 18 इंटू 8। अब वो यहाँ मिलेगा नहीं आपको, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 8 रखते हो तो यहाँ 15 आता है, मेरे को 8 18 मिलेगा नहीं, तो कुछ तो और होगा। तो 18 8 जा कितना होता है, तो दैट बिकम्स 144। अब तुम कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो, ठीक है, जिनकी प्रोडक्ट 44 होती हो और वो 7 से ज्यादा हो। तो एक तो 8 था जो कि पॉसिबल नहीं हुआ, 8 से बड़ा में अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा 9। तो अगर 9 होता है तो 144 कैसे आता है, तो मुझे पता है कि 9 को मैं अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे रिजल्ट यहाँ पे भी 144 आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये रिजल्ट मेरे पास 144 आ गई तो आपको समझ में क्या आ गया कि 9 एंड 16 है, मतलब x की वैल्यू अगर 9 हो जाती है तो 7 प्लस एक्स की वैल्यू 16। तो नो x व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज द, तो क्लियर क्लियर मेरे को मिल गया यहाँ पे वैल्यू 9। अब मुझे जो ट्रायंगल निकालना है तो इस ट्रायंगल की क्या बोला, एरिया। अब ध्यान से समझिएगा, तो ट्रायंगल का एरिया बहुत तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, बट गिवन क्या होता है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एरिया हम कोई भी दो अगर एडजेसेंट साइड पता है और उसके बीच का एंगल, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो यहाँ अप्लाई करेंगे, विच इज हाफ इंटू पी टी लेंगे एंड एडजेसेंट साइड एस टी लेंगे इंटू साइन थीटा, हाफ एज इट इज रहने दीजिए। पीटी की वैल्यू हमें पता है 18 है, एंड टीएस और एसटी की वैल्यू हमने निकाली 16, ये हो गया।
साइन ऑफ थीटा जो कि मेरा यहाँ कितना होगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2। मैं 2 4 से इसको कट कर सकता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स। जैसे ही आपने कट कर दिया 18 4 जा कितना हो गया 72, एंड इधर मेरे पास आ गया √3। तो मेरी आंसर हो गई 72√3, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो इस सवाल में ये कहानी अगर नहीं बोलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता कि भाई मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आपको इस कहानी को पढ़ने की और समझने की जो टाइम थी वो आपकी बच जाती। तो ये अननेसेसरली ऐसे दिया हुआ था, लेकिन जब तक आप कहानी ऊपर पढ़ेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। पता नहीं बीच में और क्या बोला हो, या अगर किसी ने बिना पढ़े एकदम डायरेक्ट लास्ट लास्ट में पढ़ दिया कि भाई मेरे को सिर्फ एरिया निकालने बोल रहा है इसका, और ये मैं ऐसे ही निकल जाएगा, तो वो भी कर सकता है। बट अल्टीमेटली पहली बार आपके पास ये सवाल आएगा तो आप पूरी कहानी तो पढ़ो पढ़ो 100%। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 2 सर्कल्स दैट इज C1 एंड C2। एक की रेडियस 3 है, दूसरे की रेडियस 8 है। द कॉमन इंटरनल टेंजेंट दैट T टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स P Q रिस्पेक्टिव। ना सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस 8 होना चाहिए और एक 3। तो ऐसे समझते हैं, ये मेरे पास 8 वाला ले लिया, और एक इधर छोटा सा एक मैं 3 वाला ले लेता हूँ। इसका सेंटर यहाँ और इसका सेंटर ये। C1 3 वाला है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ C1 और इसका नाम दे देता हूँ C2। अब इनका कॉमन टेंजेंट है दैट इज T, जो कि C1 पे P पे है और C2 पे Q पे है। अब ये कॉमन टेंजेंट का मतलब ध्यान से समझना, ये ऐसा कोई एक लाइन की बात, यहाँ पे मेरे पास वो किस पे हो गया P पे, और ये आगे ऐसे गया है यहाँ पे किस पे है Q। तो टेंजेंट की अगर लेंथ की बात की जाएगी तो वो मेरा PQ होगा। आगे मेरे पास बोल रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब मैं अगर इनको ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो वो बोल रहा है इंटरसेक्ट करता है इस टैंजेंट को एट एक्स पे, मतलब ये वाली पॉइंट जो है वो मेरे पास नोन हो गई है कितनी एक्स। बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 5 यूनिट्स। स्मॉलर सर्कल से इसकी डिस्टेंस दे रखी है कितनी है 5 यूनिट्स। मतलब XC1 जो है वो मेरे पास गिवन है 5। सवाल पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट दैट इज PQ। अब इससे पहले कि आप PQ का लेंथ निकालें, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो भी सेंटर का जो दोनों सर्कल के जो रेडियस का जो रेशियो है ना दैट इज C1/C2 की, वही आपकी रेडियस बन जाएगी, वही आपकी बन जाएगी किसकी, तो वही बन जाएगी आपकी C1x की, एंड C1x है C2x की, C1x की एंड C2x की बन गई। वही आपकी बन जाएगी क्या, तो Px की अपॉन x³ की, जो हमारे पास कितना है 3/। तो मुझे देखिए कि अगर मुझे P³ निकालना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि P³ निकालने के लिए मुझे Px चाहिए होगा, एंड Px में मैं ऐड कर रहा हूँ क्या x³। तो Px और x³ चाहिए होगा मुझे, तो अगर Px और x³ मुझे यहाँ पे चाहिए तो Px कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो आपके पास नोन है, ये नोन हो गया कितना 3, ये आपके पास नोन है कितना 5, तो आप xp निकाल दीजिए। तो आपके पास Px या xp जो भी आप बोले वो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको 4 ही मिलने वाला है। ट्रिपलेट याद होना चाहिए आपको, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ज्योमेट्री में जितना आपको ट्रिपलेट याद होगा सवाल बनाना उतना आसान हो जाएगा। ये मेरे पास 4।
अब जैसे ही मेरे पास पी एक्स की वैल्यू 4 हो गई, मैं अब एक्स क्यूब निकालता हूँ, तो मुझे पता है कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 3/8। पी एक्स की वैल्यू मुझे आ गई है 4, तो दिस इज 4 इंटू 8 अपॉन 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, एक्स क्यूब। एंड यहाँ से मैं एक्स क्यूब निकाल लेता हूँ और वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 32/3। मतलब कि इसकी वैल्यू हो गई 10.66। आपसे पूछा था पी क्यूब, तो आई कैन से कि पी क्यूब की वैल्यू पी एक्स विच इज 4 प्लस एक्स क्यूब विच इज 10.66, तो मतलब 14.66। 14 से ज़्यादा है, तो पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये बचा 14 से ज़्यादा में। एंड 15 से कम, यस 15 से कम भी है, तो करेक्ट आंसर यही हो गया मेरे पास। तो ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए फिर आपको आंसर्स को मार्क करना चाहिए, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे मेरे पास क्या बोल रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू 5 है, क्यू आर 17 है, आर एस 5 है, पी एस 9 है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल क्यू एस क्या हो सकता है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आ रहा है। अब कोई भी रैंडम में कैसे ड्रॉ कर दीजिए, पी मिल गया, क्यूब मिल गया, आर मिल गया एंड एस। तो पी क्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 5, क्यू आर 70, आर एस 5, पी एस पूछा है क्यू एस का डायगोनल, मतलब ये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्यू एस आर एक ट्रायंगल बन गया। तो इन ट्रायंगल क्यू एस आर, आपको पता है कि एक ट्रायंगल का जो साइड्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो साइड को ऐड कर दो तो तीसरे वाले साइड से वो बड़ा हो जाना चाहिए और उनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो तीसरे साइड से छोटा। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज बोल सकता हूँ कि क्यू एस जो होगा यहाँ पे वो पक्का 17 + 5 22, उससे तो छोटा ही होना चाहिए। बट 7 - 5 दैट इज 12, 12 से बड़ा होना चाहिए। ठीक आप इसी चीज को अगर आप दूसरे वाले ट्रायंगल से देखेंगे दैट इज पी क्यू एस से, तो वहां आपको क्यू एस क्या दिखाई देगा। तो बोल रहे हैं क्यू एस क्या कि भाई ये मेरा 9 + 5 14, उससे तो छोटा होना चाहिए, एंड 9 - 5 4, उससे बड़ा होना चाहिए। तो आपको क्यू एस एक ऐसा रेंज ढूंढना है जो बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो 22 से छोटा होगा तो यहाँ तो होगा, बट यहाँ जरूरी नहीं, लेकिन 14 से छोटा होगा तो पक्का 22 से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे 14 से छोटा लेना पड़ेगा ना। 12 से बड़ा होगा तो यहाँ तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं। लेकिन 4 से बड़ा होगा तो यहाँ तो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ जरूरी नहीं। लेकिन 12 से बड़ा होगा तो यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसलिए उसकी वैल्यू कम से कम 12 से तो बड़ी ही होनी चाहिए और 14 से कम होनी चाहिए। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा। अब ये देखो बहुत ही जो है वो सिंपल सवाल था, बट कई बार क्वेश्चन अगर देख के ये समझ में आ गया कि यार मेरे को वैल्यू निकालना, वैल्यू नहीं निकालना है, हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, सिर्फ उसकी रेंज पता करनी है किससे ज्यादा है और किससे कम। तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रायंगल का अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोला इन एन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी आता है ना वो मेरा फेवरेट हो जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो ये सब क्या होता है जहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन हो जाता है, सवाल बड़ा आसान हो जाता है। एबीसी बोला हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज गिवन, ओहो ये भी गिवन है 3। बोला डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, बीसी पे मेरा क्या है एक पॉइंट है डी, सच दैट बीडी इज CD/2। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बीडी जो है वो सीडी का डबल है, मतलब बीडी जो है वो सीडी का हाफ है, मतलब सीडी उसका डबल है। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ यहाँ पे डी, तो बीडी मैंने यहाँ पे ले लिया, सीडी डबल हो गया और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे एडी।
तो ये 3 है तो एक ही ऑप्शन है ना भाई कि इधर 1 होगा और इधर क्या होना चाहिए 2। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी। अब एडी की लेंथ यहाँ पे बताने के लिए थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इससे बीसी पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ना एज बिकॉज आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो अब ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास दोनों साइड्स इक्वल हो, ए बी भी और ए सी भी, मतलब ये भी 3 है और ये भी 3 है, अब बी सी जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने इससे परपेंडिकुलर इस पे डाला है तो बी सी को इक्वली डिवाइड कर। अब एज बिकॉज बी सी भी मेरा 3 है तो ये मेरा हो जाएगा 1.5 और इधर भी हो जाएगा 1.5। अब मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ सबसे पहले क्या, E। तो मेरा टारगेट क्या है कि मुझे ए ई निकालना है। जब मैं ए ई निकाल लूंगा तो ध्यान से देखना कि ए ई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए डी हाइपोटेनस, और तुम्हें डी ई की वैल्यू तो देखना 1 से लेकर के बी से लेके ई तक कितना होता है 1.5, बी से ई तक 1.5 और बी डी इतना है, तो ये मैं डी ई यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, वहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है बट मैं डी ई बोल सकता हूँ, दैट विल बिकम 0.5। we need to find out AD which is the hypotenuse. So what I can say here is that AD square must be equals to DE का square plus AE का square. Now DE तो मुझे पता है, AE we need to find out. अब मैं AE कैसे निकालूंगा, यहाँ से क्या होगा, AE मेरा परपेंडिकुलर है तो AE का स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू AC का स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर दैट इज 9 minus EC का स्क्वायर दैट इज 1.5, 15 स्क्वायर इज 225, so this becomes 2.25 and 9 minus 2 is 7, बट यहाँ पे आएगा ये 6.75, डायरेक्टली ए की स्क्वायर है, लिख दीजिए। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि AD का स्क्वायर जो है DE का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इज 0.25 प्लस AE का स्क्वायर इज 6.75, ऐड करके एक इंटीजर वैल्यू आएगी 7, तो ये मेरी हो गई AD की स्क्वायर। बट मुझसे स्क्वायर नहीं उसका लेंथ पूछा है डायरेक्टली AD का, तो आई विल राइट AD इज इक्वल्स टू नथिंग बट रूट ऑफ 7। ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर में आ गया, तो रूट 7 सेंटीमीटर इज इन द ऑप्शन नंबर सी, तो ये ऑप्शन सी है ना। अगर आप नोटिस किए होंगे तो आपको दिखा होगा कि सारे के सारे जो L1 में जो सवाल है ना वो मतलब ऐसे हैं कि आराम से डुएबल, राइट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन 73। अब ये क्या बोल रहा है, देयर आर 8 पॉइंट्स lie on the circumference of a circle. The difference between the number of triangles and the number of quadrilaterals that can be formed by connecting these points. तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 8 पॉइंट्स हैं। अब सर्कल पे 8 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं, ऐसे मान के चलो दिया हुआ है। कोई भी 4 उठाओगे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 3 उठाओगे, तो मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करूंगा, टोटल 8 कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, 8C4। यहाँ पे ये बेसिकली ज्योमेट्री से ज़्यादा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, और ये मेरा हो गया 8C3। अब मैं 8C3 को सॉल्व करूँ तो 8 7 उधर 5 और 6, तो 8 7 जा 56 मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे करूँ तो मेरे पास 8 7 6 4 कट गया, 8 6 जा 48, दिस इज 2 7 5 जा 35 एंड मेरे पास 2 70, तो ये मेरे पास 70 आएगा एंड आई कैन से द डिफरेंस इज 14। तो टोटल 14 जो है इनकी डिफरेंस है। इसमें कुछ आपका ज्योमेट्री लगाने जैसा नहीं था, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का बेसिस का सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहे इन स्क्वायर पी क्यू आर एस जो गिवन है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन पी एस एंड एस आर सच दैट पी ए की वैल्यू 2as, पी ऑफ ए की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए एस है, वो ऑलरेडी सब गिवन है। चलिए इफ पी क्यू इज दिस, बोल रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू,
मतलब ए क्यू ए क्यूब और बी। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया अगर आपने पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दिया तो यू विल गेट। अब ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप यहाँ पे बोलेंगे दिस इज हाफ इंटू 4 इंटू 6, दैट बिकम्स व्हाट 12। द सेम इज हियर, दिस विल बिकम 12। या हाफ इंटू 2 इंटू 2 विल बिकम 2। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया वो आपके पास क्या हो गया, पूरे सर्कल का, पूरे स्क्वायर का एरिया दैट इज 6 इंटू 6। और मैं उसमें से एक एरिया 12 है, दूसरा एरिया भी 12 है और इधर का एरिया 2। तो 36 में से मैं 26 माइनस कर रहा हूँ, तो विल गेट द रिजल्ट एज 10। कितना सिंपल सवाल था। ऐसे सवाल अगर आपको कैट में मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। नो आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है, रहते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है पहले उनको। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मेरे पास बोल रहा है क्या, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। तो एक सर्कुलर पार्क है, तो चलिए मैं सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क यहाँ पे बना लेता हूँ। एंड सर्कुलर पार्क का डायमीटर ऑलरेडी गिवन है, कितना है 13। और वो बोल रहा है कि पोल इस तरीके से है कुछ, in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates। diametrically opposite है तो मैं ऐसा ले लेता हूँ ना, एक गेट A हो गया, दूसरी गेट ठीक उसके ऑपोजिट में कौन सी हो गई, B। diametrically ये ऐसे मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रेट। अब ये बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से है कि दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B से, उसके डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ, 7। मतलब मान के चलो कि पोल यहाँ पे है, कहीं पे भी ले लेते हैं, ये है मेरा पोल P। तो बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो भी डिस्टेंस होगा उसमें से बोल रहा है ये मेरे पास कि ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंस 7 का आना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक मैं यहाँ पे बोल दिया x, तो दूसरा आप क्या बोलेंगे, x प्लस 7। और ये आपको पता है क्या, 13 वाला अगर ट्रिपलेट आप में से किसी को भी पता हो तो 13 की ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13 में आता है, 5, 12 और 13। नहीं अगर याद है तो आपको पता है कि ये मेरा डायमीटर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बन रहा है मेरा, 90 डिग्री तो बनी रहे। ट्रिपलेट नहीं याद है तो ऐसे लगा दो, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 के स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। और देखोगे तो x मेरा अगर 5 होता है तो x प्लस 7 12 होगा और ये 13 के बराबर है, मिल भी जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे तो आप सॉल्व करके x की वैल्यू क्या लेके आ जाओगे। तो क्वेश्चन में पूछा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम वन ऑफ द गेट। तो एक गेट से इसके डिस्टेंस x है, दूसरे से x प्लस 7, शॉर्टेस्ट इज x। तो आंसर भी मेरे पास यही हो जाएगा, दैट इज 5 मीटर्स। ठीक है, सिंपल सवाल था। अब जैसा आपको पता है कि इस वीडियो में हम लोग टिल 75 तक का ही डिस्कशन था, ऑल क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस। तो आई होप सो कि आपको जो भी डिस्कशन किया वो समझ में आया हो। बट कुछ भी अगर ऐसा आपके पास है जो आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो काइंडली लेट मी नो कमेंट बॉक्स में। और क्या आपको और कुछ चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उन पे वीडियोज़ बना के अपलोड कर। ठीक है, सो आई मस्ट से थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर watching the videos. Please do subscribe the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.